डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे और अब तक आपने तमाम लेक्चर्स बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लूप्स और उसके बारे में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप और भरपूर तरीके से हमने इसकी की। काफी सारी एग्जांपल्स देखी। आज हम बड़ा ये इंपॉर्टेंट स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखने जा रहे हैं। आप जितनी भी एप्लीकेशंस बनाएंगे उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप नॉर्मल तौर पे करते हैं, और क्या होती है, किस तरह काम करती है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में नॉर्मल तौर पे जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं नॉर्मली इस लेवल के ऊपर जिसमें सी लैंग्वेज काम करती है, तो आपको मेन्यू ड्रिवन अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ती है कि आप सर्टन ऑप्शंस दे देते हैं 1 2 3 4 के साथ या ABC के साथ, कि इनमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करें 1 2 3 या ABC, तो उसके अगेंस्ट जो है आपको ये वाली फंक्शनैलिटीज आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप गेम्स खेलते हैं तो वहां पे भी आपको इस तरीके से मेन्यूज मिलते हैं और आपको ऑप्शंस दी जाती हैं और आप की प्रेस करते हैं और वो रेलिवेंट आपको जो ऑप्शंस है वो मिल जाती हैं। तो ये सारा काम कहलाता है मेन्यू ड्रिवन अप्रोच। तो जो प्रोग्रामिंग जिसके अंदर मेन्यू ड्रिवन की जाती है उसके अंदर हम नॉर्मल तौर पे स्विच स्टेटमेंट का जो है वो सहारा लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो कुछ ये है कि स्विच आता है और इस ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास कंडीशन आ जाती है। कंडीशन और फिर ये हम ब्रैकेट्स बॉडी के लिए लगाते हैं और यहाँ पे केस 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 देते जाते हैं और एंड पे एक डिफॉल्ट का सिनेरियो भी आ जाता है। केस के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, वैल्यू भी हो सकती है, और अगर आप एक्सप्रेशन देना तो वो एक्सप्रेशन भी होगा लेकिन कांस्टेंट लेवल का। मतलब इसके अंदर कोई वेरिएबल्स नहीं आ सकते, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। और ये जो कंडीशन है ये जब अवेल्युएट हो जाएगी तो इसका जो आंसर होगा वो इनके साथ इक्वल टू के कंपैरिजन के अंदर चेक होगा। मतलब जो आपके रिलेशन ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो कोई भी यहाँ पे काम नहीं करता। ये स्विच स्टेटमेंट सिर्फ काम करती है किसके लिए? इक्वल टू सिनेरियो के लिए। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, इसके बराबर है या इसके बराबर है? अगर किसी के बराबर नहीं है तो डिफॉल्ट। आप जितने मर्जी केसेस ऐड कर रहे हैं इसके लिए, उससे कोई मसला नहीं। ये उनके साथ सिर्फ इक्वल टू का ऑपरेटर चेक करती है, कंपैरिजन का, और जो ट्रू हो जाता है उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करती है। बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है, डजंट मैटर, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, कोई मैटर नहीं करता, उसने तमाम की तमाम को एग्जीक्यूट कर देना है। और बॉडी के लिए आपको यहाँ पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि अगला केस जब तक नहीं आता ये उसकी बॉडी है। और जो केस ट्रू हो जाएगा उसके बाद जितनी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अब अगला केस आ गया, इसने उन केसेस को इग्नोर कर देना है। फर्ज किया आपका केस दिस वन हो गया एक्सेप्ट, ट्रू हो गया, तो इसने ये तमाम केसेस के बाद जितनी स्टेटमेंट है तमाम को एग्जीक्यूट कर देना है, बगैर इस चीज के देखिए कि भाई ये तो दूसरा केस है, ये तीसरा केस है और ये डिफॉल्ट है, इसने उसकी तरफ कंसीडर ही नहीं करना, तमाम को एग्जीक्यूट कर देना है। तो इनको रोकने के लिए फिर हमें ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो अभी आपको बताते हैं किस तरीके से करते हैं। और जो डिफॉल्ट केस है ये आपको ऑप्शनल होते हैं, आप लगाएं या ना लगाएं। नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियस की बात है कि अगर एल्स वाला जो बिल्कुल सबका एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे बाहर निकल जाएगा, और जो इसके बाद स्टेटमेंट है सीक्वेंस के अंदर आ रही है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बात अब तक जो फाइनल हुई वो ये कि कंडीशन के अंदर आपके पास कोई वेरिएबल आ सकता है, कोई कांस्टेंट आ सकता है या कोई एक्सप्रेशन आ सकता है। एक्सप्रेशन की वैल्यू को ये एवेल्युएट करेगा और इसका आंसर जो आना चाहिए वो हमारे पास इंटीजर के अंदर आना चाहिए या कैरेक्टर कांस्टेंट में आना चाहिए। स्विच स्टेटमेंट फ्लोट टाइप मतलब रियल टाइम वैल्यूज के लिए काम नहीं करती, खा वो रियल टाइम वैल्यू इधर कंडीशन के अंदर आ रही है, खा केसेस के बाद आ रही है। तो रियल टाइम वैल्यूज नहीं आएंगी, रियल वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर या हमें कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास इन केस ऑफ एक्सप्रेशन द आंसर शुड बी एन इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट। और जो ये मैंने आपको केस के बाद कांस्टेंट 1 2 3 मतलब ये तो बस श्योर कराने के लिए किए कि ताकि अलग नहीं आइडेंटिफाई हो जाए, और मैंने यहाँ पे इसे कांस्टेंट एन का नाम दे दिया, केस कांस्टेंट एन। तो ये कांस्टेंट एन क्या है? ये भी आपके पास इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल आपको अलाउ नहीं है, केस के अंदर आप वेरिएबल नहीं लिख सकते। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन भी लिखना है जैसे कि 2 + 3 तो ओके है,
लेकिन अगर आप लिखते हैं a+2 या a+b, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे वेरिएबल अलाउ नहीं है आपको इन केस वाली जगह पे। हाँ, स्टेटमेंट के अंदर आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, उससे उससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं या इधर कोई रियल वैल्यूज आ रही हैं, उससे भी कोई गर्ज नहीं। लेकिन इन जगहों पे आपके पास कोई रियल वैल्यू नहीं आ सकती और कोई वेरिएबल्स नहीं आ सकते। जैसे कि मैंने एक ही बड़ा प्रोग्राम बनाया आपको, बड़ा सादा सा, जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि एंटर नंबर, और हमने कहा है कि 1, 3 या 5 में से कोई नंबर भी आप दे सकते हैं, और वो आई के अंदर वैल्यू ली। स्विच के अंदर हमने ये आई पास कर दिया वेरिएबल, और यहाँ पे इसका कंपैरिजन हो रहा है 3 के साथ, 1 के साथ और 5 के साथ, और डिफॉल्ट। अगर आपने 3, 1, 5 में से कुछ भी प्रेस नहीं किया तो डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस केस के अंदर 1 प्रेस किया, जैसे ही 1 हुआ तो इसने 1, आई की वैल्यू 1 है, 1 को 3 से मैच किया, मैच नहीं हुआ, 1 को 1 से मैच किया, मैच हो गया। तो इसने कहा इन केस 1। उसके बाद जितने भी केसेस हैं इसने उसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर दिया। इसने कहा इन केस 5 इन डिफॉल्ट केस। तो आपको ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते कि इस तरीके से अगर परफॉर्मिंग रोकना चाहते हैं तो हमें फिर ब्रेक स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। वो अगली एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। उससे पहले कुछ आपको वैलिड और इनवैलिड एक्सप्रेशंस दिखा दूं। जैसे कि अभी मैंने कहा है स्विच, स्विच के बाद आपके पास 3.5 या फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आ सकती। सिमिलरली आपके पास केस के बाद कोई भी वेरिएबल इस तरीके से नहीं आ सकते एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन देना भी है तो फिर वो आपके पास दोनों जितने भी ऑपरेंड्स हैं वो इंटीजर टाइप के आएंगे। और यहाँ पे केस है, जैसे कि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर आपका लेस देन का है, तो ये भी आपको अलाउ नहीं है। हाँ, यहाँ पे 2 लेस देन 5 भी होता तो भी अलाउ नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर नहीं देता, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर को ये एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद आते हैं हम स्विच स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास जैसे कि स्विच के अंदर ये आपने एक्सप्रेशन दे दिया, स्विच के अंदर आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट होनी है। वैल्यू कैलकुलेट होकर उसके बाद केसेस के साथ जस्ट उनका कंपैरिजन होना है इक्वल टू का, और दैट्स इट। यहाँ पे आते हैं स्विच स्टेटमेंट के लिए ब्रेक की जैसे बात की गई। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट एक जगह पे ब्रेक लिखा है 1 के बाद, और मैंने प्रेस कर दिया 3। 3 के बाद उसने 3 पहले में ही मैच कर गया, इसके बाद ये आ गया इन केस 3। क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है इसलिए यहाँ पे आ गया इन केस 1। अब ब्रेक मिल गया तो अब ये स्विच से बाहर निकल गया। तो हम नॉर्मल तौर पे प्रैक्टिस हमारी होती है कि हर केस की जो स्टेटमेंट्स है उनके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं, ताकि वो उसी केस के जो मामला है उनको एग्जीक्यूट करे और उसके बाद बाहर निकल आए स्विच से। ओके होगी बात। उसके बाद उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बात है कि इनकी जो तरतीब आप देख रहे हैं 3, 1, 5, तो ये लाजमी नहीं है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। केस की जो भी आप वैल्यूज देते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। हाँ, ये चीज बड़ी इंश्योर करना जरूरी है, अदरवाइज कंप्यूटर वैसे भी आपको एरर दे देता है। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2+1 लिख दिया जिसका आंसर भी 3 आता है, तो दोनों ही वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, डिस्टिंग्विश वैल्यूज होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। अगर आप सेम वैल्यूज दे रहे हैं तो भी केस स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी, वो फिर भी एरर दे देगी और एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वैल्यूज यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में आ जाए ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वैल्यू अलग अलग हो, सेम वैल्यू ना हो। और डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होता है? जब इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा तो ये डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने स्मॉल अल्फाबेट, ये वॉवल्स के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। आपसे कैरेक्टर टाइप का एक वो ले लिया गया है वेरिएबल CH, और आपको कहे कि अल्फाबेट जो भी आप प्रेस करें, आप कोई भी अल्फाबेट प्रेस करते हैं, खा कैपिटल अल्फाबेट करते हैं, स्मॉल करते हैं या कोई और करते हैं, तो ये आपको ये बताता है कि जो आपने अल्फाबेट प्रेस किया है वो वावल है या नहीं। अगर वावल है तो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि ये स्मॉल आपने की प्रेस की थी या कैपिटल। A, E, I, O, U हमने किया क्या है? हमने क्या, अगर ए सेटिस्फाई करता है तो आपको पता है उसकी बॉट आगे किसी भी केस को नहीं देखेगा, ये निकलता है। ई करेगा, अगर ए नहीं किया तो ई देख लेता है, ई नहीं आई देखेगा, आई नहीं तो ओ देखेगा, ओ नहीं तो यू देखेगा। इन सबके केसेस के अंदर जो मर्जी केस सेटिस्फाई हो जाए, ये क्या प्रिंट करेगा? स्मॉल लेटर वॉवल। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी? इससे स्विच से बाहर निकाल देगी। हाँ, अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और आपने कैपिटल ओ प्रेस किया था तो क्या है? ए भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ, आई भी नहीं हुआ, ओ हो गया। ओ के बाद इसने यू को इग्नोर किया और आपको क्या प्रिंट कर दिया? कैपिटल लेटर वॉवल। और उसके बाद ब्रेक मिली तो बाहर निकला है। और अगर आपने कोई ऐसा करेक्टर प्रेस किया जो इन वॉवल्स में से नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जे प्रेस किया,
तो इसने ये इन सारे केसेस को भी मैच किया, इन सारे केसेस पे भी मैच किया, और अल्टीमेटली आपको क्या दे दिया कि अदर देन वॉवल कैरेक्टर, ये प्रिंट करा देगा और आपका यहां से बाहर निकल आएगा प्रोग्राम। यहां पर बास कंपाइलर्स आपको सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि आप रेंज ऑफ वैल्यूज कैरेक्टर्स की भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने स्मॉल लेटर्स, कोई भी कैरेक्टर यूजर ने प्रेस किया और आपने बताया कि ये हमारे पास जो कैरेक्टर आया ये स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, या कोई डिजिट है, या सम अदर कैरेक्टर है। अगर हमने ये प्रोग्राम बनाना है तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये अल्फाबेट यूजर से इनपुट लिया, इस अल्फाबेट को हमने चेक किया कि जनाब अली ये रेंज के लिए 3 डॉट्स लगाने पड़ते हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और 3 डॉट्स। और ये कॉलन साइन आप देख रहे हैं, ये कंपल्सरी है, ये लगाना है। ये कॉलन साइन आ गए। अब यू क्या करेगा, ए से जेड तक अगर कोई कैरेक्टर है तो उसे कह दिया स्मॉल, कैपिटल ए से कैपिटल जेड कैपिटल लेटर, 0 से 9 तक कोई नंबर है डिजिट्स, अदर देन दैट अदर कैरेक्टर्स। तो इसने आपको ये प्रिंट करके दे दिया। ये कुछ कंपाइलर करते हैं, कुछ कंपाइलर पे ये प्रॉब्लम आपको आएगी कि नहीं करेगा। अगर कोई कंपाइलर आपका ये काम नहीं कर रहा तो फिर आपको देना पड़ेगा ए, फिर केस जिसे कॉलन लगा के, फिर केस स्मॉल बी के साथ, कॉलन केस स्मॉल सी के साथ, अप टू जेड तक। ये 26 कैरेक्टर होते हैं अल्फाबेट्स के। तो ये स्मॉल 26 के लिए केस लिखने पड़ेंगे, फिर आपको लिखने का पड़ेगा स्मॉल लेटर। देन कैपिटल के लिए लिखना पड़ेंगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर। 0 से 9 तक लिखना पड़ेंगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा डिजिट्स। तो ये तो काफी अजीब सा नहीं हो गया, हमें फजूल में बहुत सारी लाइनें लिखने पड़ रही हैं और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर स्विच इस्तेमाल करना अकलमंदी नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर आप इफ की तरफ मूव कर जाए। जैसे कि आपको हमने इफ लेटर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, इफ लेटर के अंदर यही है, इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। अगर वो ये इस रेंज में नहीं आ रही वैल्यू तो इस रेंज में चले जाए, इस रेंज में नहीं आ रही तो इस रेंज में चेक करें, इस रेंज में नहीं आ रही तो इसका मतलब आता है करेक्ट है। मतलब पहले वाली रेंज आपकी होगी, आपको पता है कि स्मॉल जो आपके हैं अल्फाबेट्स वो 97 से ऑनवर्ड 26 ऐड कर लें, और कैपिटल जो है वो 65 से 60 आगे तक। और इसी तरीके से डिजिट्स का भी आस्की करेक्टर के अंदर कोड है 47 है, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो उसकी रेंज आप वहीं से आस्की टेबल से देख के 3 कंडीशंस लगा के आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एल्स, और एल्स के अंदर आप अदर कैरेक्टर कह के काम चला सकते हैं। इतना सारा काम करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिनेरियोज जहां पे स्विच स्टेटमेंट हमें बर्डन फील कराएगी तो हम वहां पे एल्स इफ की तरफ भी जाते होते हैं। एल्स, अच्छा, एल्स इफ कई जगहों पे स्विच से बेहतर भी है। किन जगहों पे, जब मामला आ जाता है फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स का, जब मामला आता है रिलेशनशिप ऑपरेटर्स का, एक सिर्फ इक्वल के कंपैरिजन के अलावा भी तो आपके काफी सारे मामला आते हैं। तो उन मामला के लिए फिर हमें कौन सी चीज बेनिफिट देती है, एल्स इफ लैडर या इफ एल्स लैडर जो है वो हमारा बेनिफिट देता है, वो उससे बेहतर है इन मामला में। लेकिन जहां पे जस्ट आपने इक्वल टू का मामला चेक करना है, और तो वो कदरे फास्ट है स्विच स्टेटमेंट। तो इसके बाद एक गो टू स्टेटमेंट है, ये जस्ट एक स्लाइड का लेक्चर है, अंडरस्टैंड करने बेहतर होता है। गो टू स्टेटमेंट जो थी, ये अब सी के अंदर कोशिश की जाती है, इसे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं पसंद किया था। डेवलपर्स ने बड़े ही अरसे से, और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि इसको अवॉइड करें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपको पता है कि 1972 में सी लैंग्वेज बनी थी। तब वो पुराना टाइम था, उस जमाने में लैंग्वेजेस कम थी। तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन 77 के अंदर मैंने 98 के अंदर काम किया था, उसके अंदर भी गो टू स्टेटमेंट थी। जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर भी मैंने 98 के अंदर काम किया था, उसमें भी गो टू स्टेटमेंट हुआ करती थी। साइड पे हमारे पास लाइन नंबर आ रहे होते थे, गो टू स्टेटमेंट के साथ हम उस लाइन के ऊपर स्विच कर जाते थे, और ये सेम लाइक लूप का काम कर देती थी कि हम इसे ऊपर भी ले जा सकते थे, किसी उस लाइन के बाद किसी ऊपर वाली लाइन पे ले जाए, नीचे ले जाए, कहीं पे भी हम गो टू स्टेटमेंट से किसी भी पोर्शन के ऊपर प्रोग्राम के अंदर मूव कर देते थे। सी लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि कोड के अंदर कहीं पे आपको लाइन नंबर देना जरूरी नहीं होता। ये तो आपको नजर आ रहा है कि लाइन नंबर, ये एडिटर ने वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, कोड का पार्ट नहीं है ये। लेकिन फोर्ट्रॉन में और जीडब्ल्यू बेसिक में और इस तरह और लैंग्वेज के अंदर भी आपके पास लाइन नंबर होना जरूरी थी। तो वहां पे गो टू स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, वो पुराना टाइम था। अब आपके जो सी के जो मामला है या बाकी जितनी भी लैंग्वेज है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो अब गो टू स्टेटमेंट से प्रोग्रामिंग के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम भी आए, जिन्हें ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती थी।
तो डेवलपर्स ने और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि भाई अब इसको अवॉइड करें, इसको ना इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि गो टू स्टेटमेंट कैसे काम करती है सी में। तो आप कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं, गो टू स्टेटमेंट होती नहीं। तो एक्सपर्ट को पता लग जाएगा, ओके अभी आपको सी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप नहीं है। तो इसको समझने का तरीकाकार सिंपल यही है कि जहां पे आपने गो टू लगाना है वहां गो टू, और यहाँ पे वो हम ना यहाँ पे सेक्शंस बना लेते हैं। सेक्शन किस तरीके से, इसके इवन बनाया और इसके आगे कॉलन लिख दिए, ऑड लिखा है इसके बाद कॉलन लिख दिया, ये मैंने बना दी है सेक्शन। जब मैं इसे कहूंगा गो टू इवन, तो ये देखिएगा इवन कहां पे बना हुआ, ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर स्विच कर जाएगा। वो प्रोग्राम के शुरू में है, बीच में है, एंड पे है, जहां पे भी है ये उधर चला जाएगा। और जितनी भी लाइंस ऑफ प्रोग्राम बीच में आ रही है उन सबको इग्नोर करता हुआ वहां चला जाएगा। अगर ऊपर गया तो उसके बाद जो कुछ है वो नीचे एग्जीक्यूट करता रहेगा, और अगर नीचे गया तो जहां उसके बाद जो कुछ है वो एग्जीक्यूट करेगा, बीच वाली जो चीजें हैं उनको छोड़ जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इवन ऑड का ही बनाया, और मैंने यहाँ पे दो रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल किए सिर्फ ये शो कराने के लिए कि आपकी एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट भी एक प्रोग्राम में आ सकती है। जैसे ही प्रोग्राम पहली रिटर्न स्टेटमेंट को अनकाउंटर करेगा, वो वहीं से अपना प्रोग्राम को एंड करेगा, निकल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे चेक किया, जैसे कि आपने दिया यहाँ पे 7 नंबर दिया, उसने 7 के ऊपर देखा कि 7 रिमाइंडर 2 आपका 0 के बराबर नहीं है। उसने कहा ओके मुझे यहाँ से एल्स पे आना है, एल्स पे उसने कहा गो टू ऑड, ऑड के ऊपर आया, ऑड के ऊपर आके इसने देखा कि सी आउट लिखा हुआ है, ये मतलब ऑड नंबर, और उसके बाद रिटर्न 0 है, तो यहां से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर आपने दिया है 10, तो 10 इक्वल टू 0 है इसका रिमाइंडर, तो उसने कहा जी आप इवन पे आ जाए, ये इवन पे आया, इवन ये लिखा हुआ है, इसने यहाँ पे आया तो इसने कहा ऑड नंबर। और अगर मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखता तो ये इसके बाद आगे भी चल रहा था, ये लिखता ऑड नंबर और उसके बाद रिटर्न करता, मतलब इवन नंबर भी देता ऑड नंबर भी देता। तो मैंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा है, ताकि यहीं से प्रोग्राम एंड कर जाए। तो इसलिए आप देख लेंगे यहाँ पे प्रोग्राम एंड कर गया। अगर मैं रिटर्न 0 ना लिखता तो इसने ऑड को सिर्फ सेक्शन बंदी जरूर है, लेकिन प्रोग्राम का फ्लो उसी तरीके से चलेगा फिर कॉन्टिन्यूटी के अंदर, पहले इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, और फिर रिटर्न 0 से एंड। लेकिन इसलिए रिटर्न 0 पहले दे दिया ताकि यहीं पे बात क्लोज हो जाए। मेरा ख्याल है आप ये बात अंडरस्टैंड करके होंगे। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए मैंने आपको नेस्ट स्विच स्टेटमेंट से, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड स्विच भी इस्तेमाल हो सकता है। तो स्विच स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है बैंकिंग सेक्टर की। मैंने कुछ 3 एग्जांपल्स आपको जस्ट दिखाई हैं, इनको आप अंडरस्टैंड करें, करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। हाँ, इनके अंदर जो आगे फंक्शनैलिटीज है वो इंशाल्लाह आगे आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल इनको अंडरस्टैंड करें और इसको बनाने की कोशिश करें। ये नेस्टेड इफ से बनेंगे तमाम के तमाम मामला। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। बिलफर्ज कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, वो आप कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।